आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक खास पैनल और एक बेहद खास मेहमान जिसे लोग रालेगण सिद्धि का संत कहते थे। ये संत जैसे ही दिल्ली पहुंचा, अचानक भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का सिपाही हो गया। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बाद तीसरा बुजुर्ग जिसके साथ देश के बहुत सारे लोग चलने को तैयार थे। ये जैसे एक नई आजादी की पुकार थी, एक नए भारत का सपना। ये शख्स जब जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर बैठा तो देश में कई जंतर मंतर और कई रामलीला मैदान बन गए। कांग्रेस के किले में सबसे निर्णायक दरार इसी ने पैदा की, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी दिल्ली तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में रोकने वाले अरविंद केजरीवाल नाम के तूफान को इसी दिए ने पैदा किया। हमारे साथ आज खास मेहमान अन्ना हजारे। अन्ना जी, आपका स्वागत है। आपसे सारे जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अन्ना जी आगे बढ़ो, अन्ना जी आगे बढ़ो, भारत माता की। अन्ना हजारे एक आंदोलनकारी, एक समाज सेवी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज, वो चेहरा जिसने यूपीए सरकार को हिला दिया। अन्ना की देश सेवा का सफर सेना में ड्राइवर के तौर पर शुरू हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ सन 65 की जंग में जब उनके सारे साथी शहीद हो गए तो अन्ना की जिंदगी का मकसद ही बदल गया और उन्होंने ताउम्र कुंवारा रहकर देश सेवा का कठिन फैसला कर डाला और लौट आए महाराष्ट्र के गांव रालेगण सिद्धि। अहमदनगर के भिंगार में जन्मे अन्ना ने पहले अपने गांव रालेगण को संवारा, उसे आदर्श गांव बनाया, स्कूल खुलवाए, अस्पताल बनवाए और गांव में शराबबंदी लागू करवाई। इसके बाद अन्ना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। पूरे महाराष्ट्र में अन्ना का गैर राजनीतिक आंदोलन जोर पकड़ गया। कई मंत्रियों की कुर्सी अन्ना के आंदोलन की वजह से गई। जनता के लिए जान की बाजी लगा देने के जज्बे ने अन्ना को महाराष्ट्र में एक जननायक के तौर पर उभार दिया। किशन बाबूराव हजारे अन्ना हजारे बन चुके थे। अन्ना जी आगे बढ़ो, भारत माता की। साल 2011 में महाराष्ट्र से निकलकर जब अन्ना हजारे दिल्ली पहुंचे तो देश के सामने उनके अनशन की ताकत बड़े रूप में दिखी। जन लोकपाल बिल के लिए जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। अगस्त 2011 में रामलीला मैदान में अन्ना ने ऐतिहासिक आमरण अनशन किया। 288 घंटे तक अन्ना अनशन पर बैठे रहे, सरकार को झुकाकर ही माने। अन्ना चंद महीनों में ही पूरे देश के हीरो बन गए। गांव शहर में लोग सिर पर मैं हूं अन्ना नाम की सफेद टोपी लगाकर घूमने लगे। लेकिन साल 2012 में अन्ना के आंदोलन को उन्हीं की टीम ने खत्म कर दिया। अन्ना के साथी राजनीति में चले गए और अन्ना वापस अपने गांव रालेगण सिद्धि लौट गए। अन्ना बीच बीच में आंदोलन करते रहे, लेकिन रामलीला मैदान वाला जादू फिर नहीं लौटा। 78 साल के हो चुके अन्ना हजारे फिर तैयार हैं देश को जगाने और झकझोरने के लिए। इस बार लड़ाई पूर्व सैनिकों के हकों के लिए है। अनशन का ऐलान हो चुका है। तारीख चुनी गई है 2 अक्टूबर की और मैदान वही पुराना है, दिल्ली का रामलीला मैदान। अन्ना जी, पुरानी तस्वीरें आप देख रहे थे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 15 अगस्त यानी आज से करीब 4 साल पहले आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया दिल्ली में। क्या बदला इन 4 सालों में? अभी तक कोई बदलाव नहीं है। ऐसा लगा था कि आंदोलन से पूरा देश जाग गया है। वो क्यों जगा था कि पहली सरकार उसमें भ्रष्टाचार बढ़ गया था, मंत्री भी भ्रष्टाचारी बन गए थे। उसके कारण हर आदमी को जीना मुश्किल हो रहा था। भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ रही थी, पारिवारिक लोगों को भी जीना मुश्किल हो रहा था। तो लोग चाहते थे कि कोई इसको पर्याय मिले।
और उसके बाद में जो अभी इलेक्शन हुआ था, तो जो बदलाव आ गया उसका कारण ये है कि पहले सरकार में लोगों के आशाएं समाप्त हुई थी कि इसमें से कुछ अभी मिले होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छा पर्याय देना चाहिए। और ये नई सरकार जब आई तो उन्होंने बहुत आश्वासन दिए और लोगों को लगा कि अभी परिवर्तन आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन 4 साल बीत गए आंदोलन के बाद और ये परिवर्तन होकर 1 साल 2 महीना बीत गए, कोई अभी तक परिवर्तन नहीं आया। अन्ना, एक परिवर्तन ये भी आया कि जब आप पहले यहाँ आते थे तो बहुत बड़ी भीड़ रहती थी, बड़े बड़े नारे रहते थे। अब वो नारे भी नहीं दिखाई दे रहे, उतनी भीड़ भी नहीं दिखाई देती आपके आने से। अब आप खुद को किसके सहारे पाते हैं? भीड़ और नारे से देश नहीं बनेगा। हम तो ये भीड़ और नारे कितने सालों से सुन रहे हैं। हर इलेक्शन आता तो इतने भीड़ लग जाते हैं कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पूरे ग्राउंड के ग्राउंड भर जाते हैं, नारे लगते हैं, लेकिन हुआ क्या देश में? सिर्फ भीड़ बढ़ाकर नहीं होगा, एक गर्दी बनकर काम नहीं बनेगा। दर्दी लोगों की जरूरत है, दर्दी, और उसके खोज में हम लोग लगे हैं। अभी जैसे मैं एक संगठन बनाया था, उसमें भी मेरे नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग मुझे नजर आ गए। 2 से 52 तहसील के पूरी कमेटी बर्खास्त कर दी। ऐसे भीड़ मुझे नहीं चाहिए। और अभी नया संगठन जो खड़ा हो रहा है कि स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट करके देना, मैं किसी राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं मेरे चरित्र को संभालूंगा, मैं मेरे देश के लिए ये सब कुछ करूंगा, मैं समाज और देश की सेवा करूंगा। तो ये गर्दी नहीं, दर्दी लोग। पर आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं, कुछ नहीं बदला, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए? अभी तो कुछ दिखाई नहीं देता। अभी मैं घूमता हूँ देश में, हर लोग बोलते हैं कि आशा बड़ी रखी थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कुछ आया नहीं। जितने आश्वासन दिए थे, आश्वासन, पहले तो ये आश्वासन दिया था कि विदेश का काला धन है 100 दिन के अंदर लाएंगे, और वो पैसा हम लाएंगे और हर आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। तो लोग भूल गए 15 लाख रुपए इकट्ठा होने वाले। सामान्य लोग तो उनको ऐसे लगा कि 15 लाख रुपए तो वोटिंग कर दिया है। अभी 15 रुपया भी जमा नहीं हुआ है। वही बात हुई 1 रैंक 1 पेंशन। जब ये इलेक्शन चल रहा था, आश्वासन दिया कि हम सत्ता में आते हैं तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे जल्दी से जल्दी। अभी तक नहीं हुआ। भूमि अधिग्रहण बिल, ये आश्वासन दिया हम अगर सत्ता में आ गए तो जो किसान पैदावारी करता है उसको 1 रुपया खर्चा आता है लागत, तो हम 1.5 रुपया देंगे। अभी तक नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के लड़ाई को हम प्राथमिकता देंगे। लोकपाल और लोकपाल कानून पड़ा है, अमल नहीं है। भ्रष्टाचार की आपने बात की, भ्रष्टाचार पर लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। अन्ना, लोग इस्तीफा मांग रहे हैं वसुंधरा राजे का, लोग इस्तीफा मांग रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का, लोग इस्तीफा मांग रहे हैं सुषमा स्वराज का। प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपकी क्या राय है? क्या इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और एक जांच होनी चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, उसकी जांच होना जरूरी है। पर क्या इस्तीफा होना चाहिए? जांच पूरी होने तक? इस्तीफा के बारे में मैं नहीं कहूंगा। आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि जांच तो होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि शासकीय जांच नहीं, न्यायालयीन जांच होनी चाहिए। न्यायालय की तरफ से जांच होनी चाहिए तो सही इंक्वायरी होगी और दोषी है उनको पनिशमेंट मिलेगा। पर आप इस्तीफे की मांग का समर्थन नहीं कर रहे हैं? इस्तीफा अगर मुझे पता नहीं ना अभी कि वो सही दोषी है नहीं है, जब ये इंक्वायरी होगी तो उसमें साबित होगा ये दोषी है नहीं है। पर अन्ना जी, लोग कह रहे हैं कि
आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप केंद्र में नेता हैं, तो आप अगर इस्तीफा देंगी तभी सही जांच होगी, वरना आप पद पर बने रहेंगे तो जांच पर असर पड़ेगा। इसलिए आप इस्तीफा दीजिए, साफ होते हैं तो लौट कर आइए बाइज्जत। एक है, अगर इन्होंने शासकीय इंक्वायरी नियुक्त की फिर भी लोग शांत हो जाएंगे कि अभी इंक्वायरी शुरू होगी। न्याय व्यवस्था सर्वोच्च व्यवस्था है इस देश की। आज हमारा देश चला है वो न्याय व्यवस्था के आधार पर चला है। अगर न्याय व्यवस्था के माध्यम से इंक्वायरी हो गई तो काफ़ी फर्क आ जाएगा। पर अन्ना, मुझे याद है कि जब आप रामलीला मैदान में थे, आप कहते थे कि मैंने महाराष्ट्र में इतने विकेट ले लिए, इतने मंत्रियों को उड़ा दिया। अब आपने अपना सुर बदल दिया लगता है। अब आप नहीं चाहते कि इस्तीफा हो, आप चाहते हैं कि पहले जांच हो। आपने क्या अपने आप को बदला है इसमें? नहीं, उसमें एक है ना, मैं पहले इस्तीफा नहीं मांगा, मैं न्यायालय के माध्यम से उनकी जांच किया और जब दोषी थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। मेरा मूल प्रश्न ये है, कुछ लोग आपसे जुड़ते हैं आकर, आप उन पे भरोसा भी कर लेते हैं, आप उनको अपनी सेना का सिपह सलार भी बना लेते हैं, खुद पीछे हो जाते हैं। अचानक वो सिपह सलार उनकी कुछ उनके एम्बिशंस जाग जाते हैं, कुछ राजनीतिक उनके नए नए सपने उनको आने लगते हैं, वो भाग जाते हैं। तो क्या ये कहीं कहीं विश्वासघात आपको लगा ये हुआ? क्या इससे आपकी मूवमेंट जो है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, वो कमज़ोर हुई है? और दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे कहीं कमज़ोरी वो नज़र आ रही है जब आपने एफिडेविट लेने की बात कर दी। तो मुझे लगता है कि ज़ुबान से ज़्यादा तो कोई चीज़ है नहीं, तो अगर आप एफिडेविट लेके भी कोई मुकर जाए तो फिर आने वाली मूवमेंट का क्या होगा? अगर एफिडेविट है मैं कोर्ट में जाऊंगा, इनको खींचूंगा कोर्ट में। कोर्ट तो लड़ाई ताउम्र चलती रहती है बोला तो, इसमें। लेकिन 2-4 कोर्ट में खींचा तो बाकी को सब दिमाग जगह पर आ जाएगा। आप बहुत देर आप किनारा रखा हुआ था आपने, आप केजरीवाल से नहीं मिल रहे थे, अचानक आपने उनसे मिलने का तय कर लिया, मीटिंग हुई भी, कहा गया बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई, तो ये सब क्या दर्शाता है? अभी क्या है, मैं आने के बाद महाराष्ट्र सदन में उतर जाता हूँ और आने वाले की इतनी भीड़ होती है मिलने के लिए, हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो इनका भी मुझे फ़ोन आ गया कि मुझे मिलना है, तो मैं कैसे इनकार कर सकता है? आ जाओ, आए। हमारी कोई बात नहीं हुई, मतलब ये जो पॉलिटिक्स वगैरह इसका कोई बात नहीं हुआ है। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी सरकार का लेखा जोखा आपको बताया, क्या काम अच्छे कर रहे हैं, क्या उन्होंने बताया और क्या आप सहमत हैं? नहीं, वो उन्होंने ये बताया कि मैं उनको पूछा कि आज जो आपके बारे में जो बाहर चर्चा चल रही है कि आपके मंत्री और आपके एमएलए ये करप्टेड बन गए हैं, तो ये बात ठीक नहीं है कि ऐसे ऐसे बातें हो रही। लेकिन वो बोला कि मैं अभी जो डिसीजन लिया, जैसे वार्ड सभा, मोहल्ला सभा, उस मोहल्ला सभा में मैं सब पावर जनता को दे रहा हूँ। हाँ, और जो मोहल्ला में या वार्ड में जो डिस्पेंसरी होगा वो भी लोग उसका नियोजन करेंगे। ऐसे सब वो लेकर, मैं नहीं मांगा लोग जगह, उन्होंने दे दिया। मैं सुना, मैं बोला अच्छा, अच्छी बात होती तो अच्छी बात है, मैं कौन होता लेखा लेने वाला उनका। अन्ना, आपसे सवाल पूछेंगे, उससे पहले आपने उस समय एक बात कही थी, आपने पहले एक बात कही थी, वो सुन लेते हैं जरा। सिस्टम बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए ये लड़ाई है। अरविंद जी ने आपको बताया व्यवस्था परिवर्तन के बाद वो बदलाव जब तक नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। मैं कल भी आपको बताया था, मैं कोई पक्ष और पार्टी नहीं निकालूंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन देश की जनता के लिए एक पर्याय देने के लिए मैं राजी हो गया, क्योंकि वीके सिंह साहब और इन जैसे ज्येष्ठ लोगों ने कल अपील किया और मुझे बड़ा वो अच्छा लगा कि ये सब वरिष्ठ लोग कह रहे हैं तो ये पर्याय देना पड़ेगा। अन्ना, इसमें हम देख रहे हैं कि आप तैयार हो गए थे कि पार्टी बननी चाहिए, ये बात आप मान गए थे, फिर आप पलटे क्यों?
फिर आप पीछे क्यों हटे इस बात से? नहीं, उसका कारण हुआ ना, जो पार्टी बना रहे हैं, मैंने एक प्रश्न किया था अरविंद को, अब पार्टी निकाल रहे हैं, निकालो। पार्टी में आने वाले लोग शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग, ये गुण उसमें है, ये चेक करने का आपके पास क्या डिग्री है? जवाब नहीं था। और आज मुझे दिखाई दिया वही सवाल कि आज उनके पार्टी में जो एमएलए लोग आज गलती कर रहे हैं। क्यों? सिलेक्शन ठीक नहीं हुआ। तो और पार्टी और आप में क्या फ़र्क हुआ? फिर पार्टी ऐसे हो कि जो आज तक कोई पार्टी ऐसे नहीं, जिसका चारित्र शुद्ध है, आचार विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है और समाज और देश की भलाई के लिए वो कैंडल के मुताबिक जलता है, तब कुछ बदलाव आएगा। तो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो अगर ऐसी कोई पार्टी अब बनेगी तो उसके लिए आप तैयार हैं? पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन सपोर्ट करूंगा, जनता को बताऊंगा देश के भलाई के लिए ये पर्याय है। ना, चुनावी राजनीति में जो मैं सवाल पूछना चाहता था उसका जवाब तो आपने दे दिया। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपका आंदोलन, आप ये मानेंगे कि अकेले का आंदोलन नहीं था, आपके साथ में अरविंद भी थे, आपके साथ में किरण भी थी, मनीष थे, बहुत से लोग थे। अब आपकी कोई नई टीम आने वाले वक्त में, उसका कोई आपके दिमाग में कोई खाका है कि या आप सोचते हैं कि अब आप एकला चलो रे, अकेले ही लड़ेंगे? मैं आज कोई भी पार्टी के बारे में नहीं सोच रहा, ना सोचूंगा। मेरे लाइफ में मैं किसी पक्ष और पार्टी के बारे में कभी सोचा ही नहीं और ना सोचूंगा। मेरा रास्ता है आंदोलन, जो महात्मा गांधी ने आज़ादी से पहले से जो अपनाया। और मेरी ऐसी धारणा है कि जो परिवर्तन आंदोलन से आएगा वो पक्ष और पार्टी से नहीं आएगा, आज के पक्ष और पार्टी। क्योंकि आज के पक्ष और पार्टी सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसके पीछे घूम रही है। तो मैं आज इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा कि कोई पार्टी निकालना, कोई पक्ष निकालना। मैं आंदोलन के बारे में पूछ रहा था कि आपका आंदोलन जो था, वो लोग अब सरकार बना के, अलग पार्टी बना के आपसे अलग हो गए। आपके आंदोलन में अब कुछ नए इस तरीके से जोशीले लोग जुड़ेंगे, जो लोग अब सत्ता में चले गए, कोई नई टीम में जो अब आपके आंदोलन की टीम होगी, वो कुछ नई टीम बनाने की कल्पना आप कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं? भगवान ने एक बात बहुत अच्छी बनाई, आपके दिल में क्या है मुझे समझ में नहीं आता, और मेरे दिल में क्या है आपको समझ में नहीं आता है। उनके दिल में क्या है वो मेरे समझ में नहीं आया, और इसके कारण फिर आगे ये गड़बड़ी होती रहती है। ये भगवान ने अच्छी बात बनाई। अगर एक दूसरे के अंदर की बात दूसरे को समझ लेती तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो आज मुझे अगर ये पता होता तो मैं ऐसे बातों में नहीं आना था। अन्ना, देखिए, जो संविधान है, आप संविधान में विश्वास करते हैं, घटना में आपको विश्वास है। उसमें तो ये है कि भाई आप आइए, पार्टी बनाइए, पार्टी अगर आपकी सीट जीत के आती है, आप नया कानून बनाइए, आप परिवर्तन लाइए। आप आंदोलन करते रहेंगे, लोग नेता बनते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, अलग अलग पार्टी बनाते रहेंगे, तो आपका सारा प्रयत्न जो है वो व्यर्थ जाएगा। नहीं, उसमें एक बात है, मैं तो विनती करूंगा सबसे, हमारा संविधान जो बना है उस संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ पर है? मैंने खोजा सब संविधान, पक्ष और पार्टी का नाम कहीं पर भी नहीं। संविधान ये कह रहा है भारत का कोई भी इंडिविजुअल नागरिक चुनाव लड़ सकता है, और वो इंडिविजुअल नागरिक खुद खड़ा हो सकता है या जनता उसको खड़ा कर सकती है। समूह पार्लियामेंट में पक्ष और पार्टी का समूह नहीं जाएगा, ये आपका संविधान में कहीं पर भी नहीं है। पर आपने व्यवस्था देखी है? व्यवस्था तो यह है कि पार्टी बनती है, वो जीत के आती है, वो कानून बनाती है। व्यवस्था तो ऐसी है पर आपकी, और कई 60 सालों से 62 सालों से ऐसी व्यवस्था है। यही व्यवस्था जो चली है, मेरी धारणा है, आप लोग कैसे जान मुझे पता नहीं, हो सकता है कि ये मेरी गलती भी होगी या आप मुझे पागल भी कहेंगे, लेकिन मेरी ऐसी धारणा है कि आज के सब इलेक्शन चल रहे हैं,
ये संविधान के विरोध में चल रहे हैं। 1952 में पहला इलेक्शन हो गया, उसी टाइम पर सभी पक्ष और पार्टियां बर्खास्त होनी चाहिए थी, नहीं हुई। और पहले इलेक्शन कमीशन था, उन्होंने ऑब्जेक्शन लेना था कि संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम नहीं है, आप इलेक्शन नहीं लड़ा सकते, नहीं हुआ, आज तक चल रहा उसी मुताबिक। अन्ना, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके साथ जो लोग भी जुड़े उन सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, जनरल वीके सिंह हों या किरण बेदी हों, आपको लगता है कि इन सभी लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आपका इस्तेमाल किया, आप इस्तेमाल हुए, ये आगे बढ़े? और दूसरी चीज़, क्या आपका जो आंदोलन का मंच था वो बस नए नेताओं को बनाने का मंच बन के रह गया? अभी ये मैं कैसे कहूँ कि उन्होंने मेरा दुरुपयोग कर लिया है ये इलेक्शन के लिए? मैंने बताया ना, उनके दिल में क्या था ये मुझे समझ में नहीं आया। भगवान ने जो बनाया है कि उनके दिल में क्या था मैं पता नहीं, कारण भगवान ने वो बातें ऐसी बनाई कि उस एक दूसरे के दिल की बात दूसरे को समझ में नहीं आती। उनके दिल में क्या मेरे समझ में नहीं आया। अभी वो मुझे महसूस हो रहा है, इसके कारण मैं नया रास्ता ढूंढा कि पक्ष और पार्टी नहीं निकालूंगा, जो लेकिन आंदोलन में आने वाले लोग शुद्ध आचार शुद्ध विचार के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट करके दे दो, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। नहीं, अभी आपको क्या लग रहा है कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया आपका? अब आपको ये लग रहा है कि जब वो राजनीति में चले गए, मंत्री बन गए, सरकार में चले गए, तो ये लग रहा है कि इन लोगों ने आपका इस्तेमाल किया? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। मैं कैसे कह सकता कि मेरा इस्तेमाल है? ये मैं तो एक फकीर आदमी है, मंदिर में रहता हूँ, ना धन ना दौलत ना सत्ता ना पैसा। ये तो बड़े लोग हैं, तो मेरे सामान्य लोगों का इस्तेमाल किया, ऐसे मैं कैसे कह सकता हूँ? अन्ना जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण सब लोग अलग हुए, आम आदमी पार्टी से अलग हुए, तो प्रशांत भूषण ने यह आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या है कि अभी देख रहे ना, 15 दिन से हमारी संसद नहीं चल रही है। पक्ष और पार्टी आ गए तो ये चलते रहेगा, वो ऐसा है, वो करेगा, वो ऐसा है, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप कह रहे हो कि केंद्र में नई सरकार बनने से कोई परिवर्तन नहीं आया है, जैसे केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वैसे ही आप ही के करीबी लोग, सहयोगी, समर्थक लोगों की दिल्ली में सरकार बनी है। क्या आपको दिल्ली में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? ये पहले मेरे सहयोगी थे, पक्ष में जाने पार्टी में जाने से मेरे सहयोगी नहीं, वो तो पार्टी के लोग बन गए। अब ये आपके सहयोगी नहीं है? नहीं, आज मेरा उनका क्या ताल्लुकात है? ना मैं उनसे कभी मिलता हूँ, ना मैं उनसे कभी फ़ोन करता हूँ। नहीं, लेकिन ये अभी कहा गया कि दिल्ली सचिवालय में आप जाने वाले हैं और सरकार के कामकाज की समीक्षा करने वाले हैं, आप देखें। ना, ये गलत है, मैं जाना नहीं, मैं क्यों जाना? 2013 में आप जन लोकपाल को लेकर रालेगांव सिद्धि में आप आंदोलन कर रहे थे, अनशन पे बैठे हुए थे, तो वीके सिंह और गोपाल राय की वजह से आपने गोपाल राय को अपने मंच से जाने का ऑर्डर कर दिया था। अच्छा, वीके सिंह बीजेपी में चले गए, केंद्र के मंत्री हैं। गोपाल राय अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी में हैं, तो वो दिल्ली के मंत्री हैं। केंद्र की सरकार जन लोकपाल पे अब तक उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल पे काम शुरू कर दिया है। तो जो 2013 में हुआ था, उस संदर्भ में अब आपकी वीके सिंह और गोपाल राय के बारे में क्या राय है? नहीं, उसमें मेरी राय ये है, गोपाल राव पार्टी में गए थे, हमारे जनरल वीके सिंह पार्टी में गए नहीं थे उस टाइम पर, ये पार्टी में गए थे, इसलिए मैं उनको बोला कि भाई इधर क्यों आ रहे, अब उधर जाओ, दिल्ली में उधर बैठो। इसके कारण गोपाल राय को मैं उधर से निकाल दिया। अभी जनरल वीके सिंह थे, वो हमारे साथ उधर आंदोलन में आ गए। उस टाइम पर उन्होंने कहा कि मैं पक्ष और पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं आंदोलन में रहूंगा। अगर मुझे क्या पता था कि ये कल पक्ष और पार्टी में जाने वाले अगर वो बात पता होती तो गोपाल राय को जो मैंने बताया था, ऐसे उनको भी बताना था कि आप जाओ, इधर नहीं। पर अन्ना, आप ये बताइए कि ये जो लोग आपको छोड़ के जाते हैं, तो लोग जो आपके समर्थन में आते हैं, जो आम लोग हैं, उनके साथ तो धोखा होता है ना। उनके साथ तो ये होता है कि अन्ना हजारे के साथ खड़े हुए थे
और ये आज हट गए, ये अन्ना हजारे के साथ जाना ही नहीं है, क्योंकि जो इसके साथ आता है वो छोड़ के चला जाता है, ये फिर रालेगांव सिद्धि चले जाते हैं। एक पहली बात ये है कि मैंने कोई ऐसा खड़ा नहीं किया जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मैं कोई विश्वस्त नहीं, मैं ट्रस्टी नहीं, मैं मेंबर नहीं उसका। उस पर जो पैसा लोगों ने दिया वो सब 5 रुपये को मैंने हाथ नहीं लगाया। हाँ, तो ये जो लोग आते गए, जुड़ते गए, मैंने नहीं बनाया वो। मेरा एक ही आंदोलन था, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन महाराष्ट्र। नहीं, पर अन्ना आपका ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब लोग आ रहे हैं वो सिर्फ आपका चेहरा जानते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आम आदमी के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मतलब उस समय था अन्ना हजारे, वो जानते थे आपका चेहरा। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा इनसे कुछ नहीं लेना देना। तब आप खड़े हुए, आपने झंडा लहराया, नारे लगाए, आपने उनके साथ काम किया, आम लोगों के साथ। अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो आपने भी धोखा किया आम लोग के साथ। ओ, मुझे ये आशा के किरण दिखाई दे रहे थे उस टाइम पर, उस कारण मैं उनके कमेटी में या ट्रस्ट में कहीं पर भी नहीं था, लेकिन मुझे एक आशा के किरण दिखाई दे रहे थे कि नया कुछ अभी निर्माण होने जा रहा है। और इसके कारण मैं उनके साथ में जो आंदोलन में दिखाई दिया, उसके कारण दिखाई दिया। मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी। और अभी कल भी कई लोगों की एक गलत फहमी होगी कि अन्ना के साथ जाने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो अन्ना का क्या बिगड़ने वाला है? अन्ना के कोई बाल बच्चे नहीं रोते, वो तो मंदिर में सोता है। पर अन्ना, अगर आप ऐसे कहेंगे तो इस फकीर का लोग विश्वास कैसे करेंगे, जो हर बार जिसको लोग ठग लेते हैं? लोग तो देखेंगे हर बार ये ठगा जाता है। अगर विश्वास नहीं होता तो अरविंद भी बाजू में चला गया, किरण बेदी भी बाजू में चले गई, जनरल वीके सिंह भी चले गए, और लोगों का कहना था कि अभी अन्ना के साथ कौन है। तो आपने देखा 23 फरवरी को जंतर मंतर पर मैंने कोई एडवर्टाइज नहीं किया, मैं किसी को निमंत्रण नहीं भेजा, सिर्फ प्रेस वालों को बताया कि मैं 23 तारीख को जंतर मंतर पर बैठने वाला है। हजारों लोग पहुंच गए। वही बात अभी पिछले सप्ताह में जो मेरा आंदोलन हो गया, 1 रैंक 1 पेंशन, कितने देश भर के जवान आ गए। तो जिनको लगता है कि ये सही चल रहे हैं तो वो तो आने वाले हैं, वो पिछड़ेंगे नहीं, वो समाज के लिए, देश के भले के लिए वो जुड़ते रहेंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब आप भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुआत आपने की थी और आप उस आंदोलन के प्रतीक पुरुष भी बन गए, आंदोलन ऐतिहासिक रहा, उससे बड़ी कामयाबी हासिल हुई, बड़ी जन चेतना उससे जगी, लेकिन उस आंदोलन को जो शुरुआती उछाल मिला था, शुरुआत में जो जनता उसमें उमड़ी थी, उसके पीछे अघोषित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हाथ था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो घोषित रूप से साथ में थे या आप ऐसा चाहते थे, मैं ये सब नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनके कार्यकर्ता आपके कार्यक्रमों में आते थे, समर्थन देते थे, और उनकी एक पूरी योजना थी आपके आंदोलन के साथ जुड़ने की, इरादा उनका जो भी रहा हो। अब जब आप आंदोलन करेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन के सवाल पे आंदोलन करेंगे या भ्रष्टाचार के सवाल पे आंदोलन करेंगे, तो उस वक्त तो वो आपका निशाना वही पार्टी होगी, वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समर्थित सरकार होगी। तब आपके आंदोलन को वो शुरुआती उछाल कौन देगा? कहां से आएगी जनता? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ और भगवान को साक्षी रखकर मैं कहूँगा कि हमारे आंदोलन में कोई बीजेपी का कार्यकर्ता आया और मैं देखते हुए चुप रहा, ऐसा कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं। मैं तो अघोषित रूप से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो जो कर रहे थे वो अघोषित रूप से कर रहे थे। हाँ, तो मुझे अगर पता होता तो जैसे बाकी लोगों को, कई लोगों को मैं निकाल दिया, उनको भी उधर से जाना था। सवाल आपके ऊपर इल्जाम नहीं है कि आपने उन्हें नहीं निकाला, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी आंदोलन जब चलता है तो उसमें जनता की जरूरत होती है, भागीदारी की जरूरत होती है, कुछ राजनीतिक शक्तियों की घोषित अघोषित समर्थन की आवश्यकता होती है, भले ही वो झंडे के साथ अपने ना आए। तो उस वक्त उन लोगों ने वो भूमिका अदा की थी। हो सकता है मेरे में वो कमी हो सकती है, इसको मैं इनकार नहीं कर सकता। क्यों? कि मेरे पास कोई धन नहीं, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं। एक मंदिर में सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है, तो उसमें कमियां रह सकती है। आज भी मैं घूमता हूँ, जब मुझे कोई टिकट भेजता है तब मैं जाता हूँ। ऐसी स्थिति है, लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में
कुछ कमी रह भी सकती है। अन्ना, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जब आप नया आंदोलन शुरू करेंगे, अभी तो 1 रैंक 1 पेंशन पे तो जो फौजी लोग आ जाएंगे आपके साथ में, लेकिन जब आप भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू करेंगे जिसकी जमीन बन रही है पूरी तरह, आपकी बातों से भी लगता है, उस वक्त उसको में शुरुआत में जनता कहां से आएगी, ये मैं जानना चाहता हूं। अभी आपने देखा ना, 23 फरवरी को हम आंदोलन किया, भूमि अधिग्रहण बिल, हजारों किसान आ गया। मैं कोई निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन आ गए। वैसे अभी 1 रैंक 1 पेंशन, अभी 26 तारीख को जो जंतर मंतर पर रैली हुआ, हजारों लोग आ गए। अन्ना, इसमें आप ये जो कह रहे हैं कि आप बीजेपी आरएसएस से मदद नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? आपको क्या मुश्किल क्या है? अगर वो लोग कहते हैं हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, हम आपके समर्थन में आ रहे हैं, आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं? क्या मुश्किल है बीजेपी से, आरएसएस से आपको? क्या मोहर है ना, बीजेपी का मोहर है पार्टी का, और ऐसे जो पार्टी को मोहर है वहाँ उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। जो मोहर लगे हैं ऐसे पार्टी के अंदर नहीं जाना चाहता। अन्ना, आप जब ये कोई मुद्दा उठाते हैं तो आप चुनते कैसे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र का देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में है कि महाराष्ट्र में पिछले 20 सालों में 63,000 किसानों ने आत्महत्या की। पूरे देश में 20 सालों में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की। आपने इस पर कभी आंदोलन नहीं किया, आपने आंदोलन बड़ा कभी नहीं खड़ा किया, इसकी क्या वजह रही? मैं आंदोलन क्या, मैं आज कमी है इसी बात की है। जैसे आपने मुझे सवाल किया, वैसे लोगों को लगता है जो करना वो अन्ना हजारे ने करना। मेरा सवाल है कि और अन्ना हजारे क्यों नहीं खड़े हो जाते लड़ने के लिए? एक अन्ना हजारे पूरे देश को कैसे पूरा करेगा, ये मेरा सवाल है। आज दुर्भाग्य ये है कि जो करना वो अन्ना हजारे ने करना। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं हुआ, मुझे लगता है परिवर्तन हुआ है और अन्ना हजारे में हुआ है। वो परिवर्तन ये हुआ कि पिछली बार जब एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में थी तो छोटे छोटे भ्रष्टाचारों के आरोपों पे आपने कई मंत्रियों को घर भेज दिया, और अभी महाराष्ट्र में मंत्रियों पे लगातार आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, चाहे चिक्की खरीदी हो या कोई और हो, उस पर अन्ना चुप है। अन्ना ने महाराष्ट्र को छोड़ दिया, अन्ना राष्ट्रीय स्तर पे निकल गए। क्या ये अन्ना को अपनी पब्लिसिटी चाहिए या वाकई वो महाराष्ट्र को छोड़ के, या उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना महाराष्ट्र में बंद कर दिया? पब्लिसिटी से अन्ना हजारे को क्या हासिल करना है? पब्लिसिटी महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, मेरा सवाल वही है कि सब करना वो अन्ना हजारे ने करना, ऐसा क्यों लगता है? क्यों ना लोग खड़े होते हैं आंदोलन के विरोध में? जैसे मैं मृत्यु हथेली पर लिया और भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहा हूँ, ऐसे और लोग क्यों नहीं लड़ने के लिए तैयार होते? अभी दिबांग जी ने एक बात कही, किसानों की आत्महत्या की। किसान महाराष्ट्र में इसलिए आत्महत्या करता है क्योंकि उसकी खेती में पानी नहीं पहुंचता, पूरा विदर्भ सूखा है। आपने रालेगांव सिद्धि में स्टॉप डैम बना के एक नई परिपाटी स्थापित की, और जहां पानी नहीं वहां पानी दिखाया लोगों को। मुझे लगता है आंदोलन करने के बजाय यदि आप इतने सालों से विदर्भ के गांव-गांव घूमते तो शायद किसानों की आत्महत्या रुक जाती। वो बराबर है। अभी पहली सरकार थी, उनको मैं बार बार कहा ये आत्महत्या रोकना है तो उसकी खेती की पैदावारी बढ़ाना जरूरी है, और खेती पैदावारी बढ़ाकर उस खेती के पैदावारी पर सही दाम मिलना जरूरी है। ये दो बातें जब होगी तो आत्महत्या रुकेगी। अभी पहले सरकार को मैं ये कहते रहा, उनके दिमाग में नहीं बैठा। अभी ये नई सरकार आ गई, उसको भी मैं कहा हूँ मुख्यमंत्री को, तो ये मुख्यमंत्री फिर मेरे साथ बात रखा, मैं उनको बताया कि ये रास्ता है। अभी उसने शुरू किया। महाराष्ट्र के सारे ही मुख्यमंत्री आपके चरणों में बैठते हैं ना, ये बात तो सभी को पता है, चाहे विलासराव देशमुख थे या कोई थे, सभी आपको हैंडल करते थे। मेरे पास क्या है, ये है कि वो कभी कभी आंदोलन से डरते, इसके कारण होता है। अन्ना, मेरा आपसे सवाल है कि रालेगण सिद्धि आपका गांव है, आदर्श गांव आपने उसको बनाया,
महाराष्ट्र में इस तरह के और सैकड़ों आदर्श गांव क्यों नहीं बने? वो एक ही गांव तक क्यों रुक गया ये एक्सपेरिमेंट? यही मेरा कहना था। मैं अभी भारत सरकार को भी कह रहा हूँ, हमारे सरकार को भी कह रहा हूँ, आदर्श गांव सिर्फ पैसे से नहीं बनेगा। और आदर्श गांव की जो संकल्पना है सिर्फ पक्के रोड बनाना और भवन खड़ा करना और 3 मंजिल का पंचायत की बिल्डिंग बनाना, ये आदर्श नहीं। बिल्डिंग की ऊंचाई जब बढ़ते बढ़ते जाती है ऊपर, उस टाइम पर इंसान की विचारधारा नीचे आनी चाहिए। आज रालेगंज सिद्धि में क्या हुआ? गांधी जी कहते थे देश बदलने के लिए गांव बदलना है, लेकिन गांव बदलने के लिए गांव का आदमी बदलना है। वो आदमी कैसे बदलता है ये हम लोग करके दिखा है। अभी इनको कह रहे हैं कि इरिगेशन है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, सब डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन लीडरशिप ट्रेनिंग कहाँ है देश में? और जब तक लीडरशिप खड़ा नहीं होगी, लीडरशिप, तब तक ये आदर्श गांव नहीं बनेगी। सिर्फ पैसे से आदर्श नहीं होगा, लीडरशिप। कौन लीडरशिप? शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग, ऐसे लीडरशिप। वो जब खड़े, और मैं इनको बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे लीडरशिप खड़े जब तक नहीं होगी तब तक ये काम नहीं बनेगा। सुनते हैं लेकिन करते नहीं। अन्ना, अभी आपने बातचीत में बार बार कहा कि आप फ़कीर हैं, आप मंदिर में रहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है। क्या आपको ये अंदाज़ा नहीं है जब आप आंदोलन करते हैं कि आपके पास कितनी ताकत है, कितना पावर है? अगर वो पावर और ताकत आपकी सच्चाई या आपकी सादगी की नहीं होती तो रामलीला मैदान में इतनी भीड़ न जुटती। और जब हो गई, जब आपको पता है कि आपके नाम में पावर है, तो ये जो भीड़ जुटी थी वो तो आम आदमी थे। आपके नेता को छोड़कर जो अभी नेता बन गए हैं, लीडर बन गए हैं, वो आम आदमी थे। वो आपसे क्या उम्मीद लगाए? आपने उस आंदोलन को छोड़ क्यों दिया? आपने उस आंदोलन को बीच में छोड़ दिया। अब आपने भ्रष्टाचार के आंदोलन को छोड़कर नया आंदोलन शुरू करने की बात करी है। ऐसे क्यों अन्ना? नहीं, भ्रष्टाचार का आंदोलन छूटा नहीं है, अभी भी जारी है। भ्रष्टाचार के अभी भी सरकार के पीछे मैं पड़े रहता हूँ बदलाव लाने के लिए। करप्शन, जैसे ये लोकपाल, लोकायुक्त, देश में लोकपाल अभी कानून बनाया, उसको लागू करो। ये आंदोलन हम छोड़ा नहीं। अभी जैसे 2 अक्टूबर को मैं बैठूंगा तो भूमि अधिग्रहण, उसके साथ साथ 1 रैंक 1 पेंशन, और ये तीसरा मुद्दा है लोकपाल और लोकायुक्त को लागू करो। कानून बना है वो। भ्रष्टाचार खत्म हो गया अन्ना, आपने नए नए आंदोलन शुरू कर दिए, लेकिन जो आपका मूल आंदोलन था भ्रष्टाचार का, अभी आपको लगता है कि भारत में भ्रष्टाचार नहीं है? वो आंदोलन हमारा छूटेगा नहीं। शरीर में प्राण है तब तक नहीं छूटेगा। और एक अंतिम बात कि जिसका मतलब होता है अन्ना, वो आपके पास आंदोलन करवाने के लिए आते हैं। अगर आप मुद्दे पे सहमत हो गए तो वो आंदोलन हो जाता है। अभी आप, जिसका स्वार्थ होता है, जिसका मतलब होता है, वो अन्ना के नाम का उपयोग करने आपके पास आ जाते हैं। अभी आर्मी वाले आए हैं, फिर किसान आएंगे, फिर और कोई आएगा, तो जो आपको कन्विंस करवा जाएंगे, समझ पहले बताया, अगर मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे पास होगा आए, ऐसे मुझे पहले पता होता है। मुझे क्या पता था कि ये पार्टी निकालेंगे और मेरे नाम का दुरुपयोग आज जो बोल रहे हैं आप। अगर ऐसे मुझे पता होता तो मैं 4 कदम दूर रखना। आपको लगता है कि जो आपके आंदोलन में जुड़ जाते हैं वो आपके नाम का सदुपयोग तो नहीं करते, लेकिन विश्वासघात करते हैं, ऐसा लगता है आपको? विश्वासघात किसका होता है? जिसका नुकसान होता है, कोई लूट होता है। जनता का तो नुकसान होता है ना। आप विश्वास उठ जाएगा एक दिन ये सारे आंदोलनों से। नहीं, एक क्या है कि जैसे मेरे नाम का दुरुपयोग, हाँ, अभी ये जनता ने तय करना क्या है। अन्य जनता अभी बोल रही है कि अन्ना के नाम का इन लोगों ने फायदा उठाया। मैं नहीं बोल सकता, मैं क्यों बोलूं? तो मुझे पता नहीं, ये ऐसे इरादे से मेरे पास आए थे ना। ये एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, समझना चाहता हूँ कि भाई आप गांधी जी का जब नाम आता है और जब आपसे जोड़ा जाता है, आपका नाम उनसे जोड़ा जाता है, आप बहुत खुश होते हैं, अच्छा लगता है आपको।
कई लोग आपको दूसरा गांधी कहते थे, तब आप बड़े खुश होते थे रामलीला ग्राउंड में, जंतर मंतर पर। गांधी जी ने अपने समय बहुत सारे मुद्दे जो देश को बदलने वाले हैं, समाज को बदलने वाले हैं, उनको लेकर लड़ाई लड़ी। एक मुद्दा जो मैंने कभी नहीं देखा आपको लड़ते हुए, जो गांधी जी को बहुत प्रिय था, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि उस मुद्दे को लड़े बगैर देश को एक नहीं रखा जा सकता, देश को सुंदर नहीं बनाया जा सकता, वो था कम्युनलिज्म का, यानी सेकुलर इंडिया को बिल्ड करने का। इस देश में करप्शन है, इस देश में कम्युनलिज्म बहुत है और हाल के दिनों में बहुत बढ़ा है। मैंने आपको कम्युनलिज्म को कभी मुद्दा बनाते, मुद्दा के रूप में उसको देखते देखा नहीं। कोई आंदोलन की बात छोड़िए, अभियान तक चलाते नहीं देखा। तो क्या आप वाकई, आपको थोड़ा सा हिंदुत्व से कोई नज़दीकी है? आप हिंदुत्व का मतलब मेरा है वो लाइफ स्टाइल नहीं, कोई ऐसा है कि आप थोड़ा हिंदूवादी भी हैं? ये भी एक कारण है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों ने मुझे गांधी जी के साथ जोड़ा, यही बहुत बड़ा दोष है, ऐसे मैं मानता हूँ। कहाँ गांधी जी और कहाँ एक अन्ना हजारे। गांधी जी के पैर के पास बैठने की मेरी पात्रता नहीं है। कहाँ गांधी जी के विचार थे, वो प्रगल्भ विचार मेरे पास नहीं है। इसके कारण कुछ कमियां मेरे में रह भी सकती है, लेकिन गांधी जी के साथ मुझे जोड़ना ये ठीक नहीं होगा। ऐसे मैं पहले से कह रहा हूँ कि मेरे जैसे एक फकीर सामान्य आदमी है, वो कहाँ गांधी जी थे। मैं तो एक है, गांधी जी के विचारों का मेरे जीवन में थोड़ा प्रभाव पड़ गया, थोड़ा सा। आप सेकुलर की जो बात कहा है, जैसे गांधी जी कहते थे देश बदलने के लिए गांव बदलना, गांव बदलना क्यों? तो गांधी जी के यही विचार थे, प्रकृति और मानवता का दोहन करके किया हुआ विकास है सही विकास नहीं। वो मेरे दिमाग में पक्की बात बैठ गई। आज जो हम सब पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला पूरा जला रहे हैं, उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके कारण मैंने पहले गांव को हाथ में लिया। लेकिन ना, हमारा सवाल है कि जो दंगा फसाद की पॉलिटिक्स है, दंगा फसाद की, आपको महाराष्ट्र में आप रहते हैं, महाराष्ट्र में 92-93 में इतना बड़ा दंगा हुआ, उसके बाद बहुत सारे मामले हुए, अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। देश में पूरे माहौल इस तरह का है आज भी, सन 1992 में भी था, उसके पहले भी था। कभी देखा नहीं आपको कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ते हुए? बात वही है कि सबके साथ में अन्ना हजारे को आप जोड़ेंगे तो वो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। जिसके पास कुछ नहीं है वो कैसे कर सकता है ये? गांधी के पास तो कुछ नहीं था, वो तो नोआ खाली चले गए थे 1947 में, जब देश आजाद हुआ जिस दिन। गांधी जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन बिरला जैसे लोग पीछे थे। आपके पीछे कोई नहीं है? कोई नहीं। इतनी बड़ी पब्लिसिटी जो आपको मिली अन्ना, मुझे माफ कीजिएगा कहने के लिए, इतनी बड़ी जो इस देश में पब्लिसिटी मिली आपको, आपके करप्शन के खिलाफ आंदोलन में, तो क्या ये जो करप्शन का इशू है, ये जो अभी जो इश्यूज और 1 रैंक 1 पेंशन उठा रहे हैं, इसलिए उठाते हैं कि ये अपील करता है मिडिल क्लास को, व्हाइट कॉलर को, बहुत सारे टीवी वालों को, बहुत सारे कारपोरेट को भी ये बहुत पसंद है मुद्दा? आपको बहुत जल्दी पब्लिसिटी मिल जाती है। ये बराबर है। हमारा आंदोलन और अन्ना हजारे, ये आप लोगों ने उसको बड़ा किया है। पर अन्ना, ऐसा नहीं है कि आप भी भीड़ देखते हैं? क्योंकि घोषणा हुई कि आप रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे, ममता बनर्जी की जब बात थी चुनाव से पहले, पर अब भीड़ नहीं आई तो आप गए नहीं उसमें क्या हुआ? क्या किसमें? ममता बनर्जी के साथ आप एक रैली करने वाले थे दिल्ली के रामलीला मैदान में, उसमें भीड़ आई नहीं, आप गए नहीं। इसमें यही बात हो गई। ममता बनर्जी इंडिविजुअल, मैंने जो कहा था कि वो इंडिविजुअल जो है, उसका चारित्र, उसका त्याग, ये बहुत अच्छा है, ये मुझे पसंद आया था। मुझे क्या पता था कि उसी के नाम पर और भी मेरा फ़ायदा उठाने के बीच में आ जाएगी। जैसे इधर रैली रखी दिल्ली में, और मुझे लेटर लिखा कई लोगों ने कि ममता जी आ रही है और आप रैली में आना, और ममता जी को लिखा ये अन्ना हजारे आ रहे, आप रैली में आना, ऐसे दोनों को अलग अलग। और उस दिन रैली रखी, उधर देखा तो 3000 भी लोग नहीं है, शेयर पूरी खाली पड़ी है। मैं अपने लोगों को भेजा, मैं देखा, मैं बोला कहाँ कितने लोग आ गए ज़रा देखो। वो बोला कि फक्त 2-3 हज़ार लोग हैं।
मुझे पता कि ग्राउंड भर जाएगा। और बताया क्या कि ममता जी को अलग बताया और मुझे अलग बताया, इसलिए मैं गया नहीं, तब से मैं साथ छोड़ दिया हूँ। पर आप ये कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी आपको कलकत्ता में बुलाएंगे तो अन्ना हजारे कलकत्ता जाएंगे ममता बनर्जी की भरी रैली को देखने के लिए? नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी उनके भी एमपी फंस गए हैं, तो अभी नहीं जाऊंगा। अन्ना जी, आप चाहे जो भी कहें, लेकिन सच यही है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी आप में महात्मा गांधी की छवि को देखती है, और ऐसा भी लगता है कि महात्मा गांधी की छवि को आपने खुद भी अपनी तरफ से गढ़ने का कुछ एक प्रयास किया है। और आपको देखकर एक पूरे पैकेज के तौर पर भी अगर देखा जाए, जिस पीढ़ी ने महात्मा गांधी को नहीं देखा वो भी आपको देखकर ऐसा महसूस करती है अक्सर कि आप ही की जैसी छवि होगी शायद महात्मा गांधी की। लेकिन अब जब ये उर्मिलेश जी ने इस सवाल को पूछा और आपने कहा कि तब भीड़ नहीं थी और इसलिए आप ममता बनर्जी की उस रैली में नहीं गए, एक महात्मा भीड़ को कब से तोलने लगा? और दूसरा सवाल ये कि एक फ़कीर के तौर पर भी जो छवि आपकी महात्मा गांधी से जुड़ी, उस छवि का आपको फ़ायदा ज़्यादा हुआ या आपको लगता है कि उसका बड़ा खामियाजा आपको उठाना पड़ा? क्योंकि आप जब ये कहते हैं कि अकेला अन्ना क्या क्या करे, महात्मा भी अकेले ही थे और अकेले ही उन्होंने बहुत किया। इस देश को एक ही महात्मा गांधी मिला और शायद इस देश को एक ही अन्ना हज़ारे भी मिलेंगे। नहीं, मैंने पहले बताया, गांधी जी के पैर के पास बैठने की मेरी पात्रता नहीं है। जो गांधी जी के विचार, मैं गांधी जी को जब अभी भी पढ़ता हूँ तो और भी मुझे प्रेरणा मिलते रहती है। तो कहाँ गांधी जी के विचार और कहाँ अन्ना हजारे। हाँ, एक हुआ कि गांधी जी के विचारों का थोड़ा सा प्रभाव मेरे जीवन में हो गया, तो मैं कुछ पथ्य संभालने का प्रयास किया। उससे एक सात्विक छवि थोड़ी सी बन गई और उसका गलत फायदा कई लोगों ने उठाया। ऐसे हुआ कि गलत फायदा उठाया। एक बात अच्छी हुई, गांधी जी के विचारों का मेरे जीवन में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। इसके कारण सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है, लेकिन लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा वो मैं अनुभव करता हूँ जीवन में, कितना आनंद है, वो फायदा मुझे हो गया है। पर अन्ना, जो आप भाषण देते हैं, जो आप बात कहते हैं लोगों को, क्या वो आप खुद भी पालन करते हैं? आप कहते हैं कि राजनीतिक दल बने तो लोगों की सबकी जांच हो, पता चले किस किस को लिया जा रहा है। अरविंद ने लोगों को नहीं जांच की, लोग पकड़े जा रहे हैं उसके। जब आप आंदोलन करते हैं, आप क्यों नहीं जांच करते? आपको क्यों नहीं पता चलता आपके थर्मामीटर से कि ये अरविंद है, ये पार्टी बनाएगा, ये किरण बेदी है, ये बीजेपी में जाएगी, ये वीके सिंह तो बीजेपी से जुड़ा हुआ है? ये आपको खुद, आप वो जांच क्यों नहीं करते जो आप जांच पार्टियों को करने के लिए कहते हैं? प्रश्न इतने हैं कि सब प्रश्नों को मैं जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि मैं पहले बताया कि मैं कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा। अभी कोई प्रोग्राम में जाता हो तो मुझे टिकट भेज देते, मैं ही जाता हूँ। अब ये सब पक्ष और पार्टी को चेक करना, तो कहाँ से मैं पैसा लाऊँ, कहाँ से चेक करूँ, कैसे करूँ उसको? अगर 2011 का आंदोलन जब खड़ा हुआ था, अगर मुझे ये साथ मिलती तो तब से मैं संगठन खड़ा करना शुरू करना था। लोग खड़े हो गए थे, पूरे देश खड़ा हो गया था, और उस टाइम पर लोगों का विश्वास भी इतना बढ़ गया था। अगर मैं कोशिश करता, हर राज्यों में जाता, रैली ने सभा लेता और लोगों को बताता कि अभी देश को बचाने के लिए एक बड़ा संगठन अपना खड़ा करना जरूरी है, तो आज देश में बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो सकता था। लेकिन मेरी ये कमजोरी के कारण, मेरे पास कहीं बैंक बैलेंस ना होने के कारण मैं कर नहीं पाया उसको। अन्ना, आपको अफसोस होता है कि एक बहुत अच्छा मौका था आपके पास? आपको अफसोस होता है कि एक बहुत अच्छा मौका था आपके पास जो हाथ से निकल गया? जी हाँ, मुझे महसूस होता है। हम देश को और भी आगे बढ़ाने के लिए, और ख़ास तौर पर युवा, इतना युवक रास्ते पर उतर गए, लाखों युवक रास्ते पर उतर गए। युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। ये युवा शक्ति जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, समाज और देश का। मैं एक युवक था 25 साल का, गांधी जी के विचारों का, विवेकानंद के विचारों का प्रभाव पड़ा। इतना 25 साल की उम्र में यंग होते हुए आज कुछ कर पाया। तो ये युवक अगर या इसे संगठन खड़ा होता देश में, तो आज
आज़ादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले लोगों पर जनशक्ति का दबाव निर्माण करना जरूरी था। अन्ना, जब आप अब रालेगण सिद्धि में आप अकेले बैठ के जब सोचते होंगे, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर भी कोई कमजोरी रही कि आप इतने जो युवा सड़क पर उतरे, इतनी उम्मीद से आपके साथ उतरे और आप उसको सही जगह नहीं ले पाए, उस शक्ति को नहीं ले जा पाए? है कि हो सकता मेरे में कमजोरी होगी, मैं इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन मेरी कमजोरी मुझे नज़र नहीं आती। दूसरे ने बताना चाहिए कि आपकी ये कमजोरी है, तब समझ में आती। वो दूसरे भी नहीं बता रहे और मेरी कमजोरी मुझे समझ में नहीं आ रही, इसके कारण भी थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। अन्ना जी, दिबांग ने अभी पूछा तो उसी के सिलसिले में थोड़ा सा मिलता जुलता है कि 2011 से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें बहुत लोग जुड़े, बहुत लोगों ने बहुत कुछ गलत किया, बहुत लोगों से बहुत कुछ गलती हुई होगी, आपने भी बहुत कुछ शायद गलत किया होगा, बहुत कुछ गलती भी आपसे हुई होगी। 2 महीने बाद आप एक और बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ने वाले हैं 1 रैंक 1 पेंशन पे। तो जनता हिंदुस्तान की कैसे यकीन करेगी कि पिछली जो गलतियां हुई है उससे आप क्या सीखे हैं और उसको किस तरह से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने तो एक सीख बहुत अच्छी सीखी, गलती हुई होगी वो मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उस आंदोलन के बाद देश में जो जागृति आ गई, करोड़ों रुपया खर्चा कर कर भी जो जागृति नहीं आनी थी वो आ गई। लोग खड़े होने लगे, बोलने लगे, कुछ ना कुछ रास्ते पर निकलने लगे, ये क्या कम नहीं है। तो ये मैं उस आंदोलन के जो सफलता मानता हूँ कि आज लोग खड़े होकर बोल रहे हैं। वो तो खैर वक्त बताएगा कि 2 अक्टूबर के बाद से मतलब क्या गलती हुई और उससे दोबारा से जो आंदोलन छेड़ा गया उसमें कैसे सुधारा गया। लेकिन जो गांधी जी की जो बात बार बार आप बोल रहे हैं, आज़ादी के बाद से अगर हम आपको पूछें कि आज़ादी के बाद गांधी जी, नेहरू, जो आज़ादी के आंदोलन के जो नेता थे जो जुड़े हुए थे, उसके बाद जो नेता हिंदुस्तान में पैदा हुए, जो लोग सत्ता चलाते हैं, इनमें से किसी को आप कोई आदर्श या किसी भी तरह से कोई अच्छा नेता मानते, या आपको लगता है कि हर पार्टी का हर नेता एक ही तरह से एक ही रंग से मिला हुआ है कि किसी पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता? नहीं, मेरे सामने आदर्श है, लाल बहादुर शास्त्री जी का है। अरे मंत्री होते हुए अपने डिपार्टमेंट का रेल का एक्सीडेंट हुआ और इस्तीफा दे रहे, और आज भ्रष्टाचार दिखाई देता है। आपने तो अभी मांग नहीं की उन मंत्रियों के खिलाफ कि इस्तीफा दे जिनके खिलाफ अभी करप्शन के चार्जेस हैं, तो आपने तो नहीं कहा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो फिर अगर लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया एक रेलवे एक्सीडेंट पे, तो जिनके खिलाफ करप्शन के इतने बड़े घंघोर चार्जेस हैं उनको क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? आपका प्रश्न है कि आज के लीडर में कौन दिखाई देता है, वो मैं कह रहा हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री कि उनका चारित्र, उनके आचार, उनके विचार, उनका त्याग, उनका अपमान करने की शक्ति, ये जब मैं देखता हूँ तो सही नेता ये लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे नेता हमारे देश में आते हैं तो ये देश बहुत आगे जाना था। जयप्रकाश नारायण पर को ये वही पूछ नहीं, नेता जो राजनीति में जो नेता है। पर अन्ना इनका सवाल यही है कि अगर आप लाल बहादुर शास्त्री को बड़ा मान रहे हैं, तो अब ये जो नेता हैं जिन पर आरोप हैं, क्या आरोप लगने पर ही उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? सरकार भी तो उन्हीं के लोगों की है। नैतिकता, नैतिक मूल्य को संभालते हुए अगर आरोप होता है तो इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता को संभाल कर। सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, सुषमा स्वराज में जो लोग आरोप करते हैं, अगर नैतिक मूल्य आप संभालना चाहते हैं तो देना चाहिए, नहीं संभालना चाहते तो आपकी मर्जी है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो 3 लोग हैं, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हों, चाहे शिवराज चौहान हो या सुषमा स्वराज हो, ये नैतिकता के आपके पैमाने पर 0 हैं? नहीं, मैं ऐसा कैसे कह सकता। मेरे सामने जो आदर्श है लाल बहादुर शास्त्री है, उस नैतिक मूल्य को संभालते हुए अगर ऐसा किया तो आपकी इमेज बढ़ती है, कम नहीं होती। समाज में इमेज बढ़ती है। वो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये इस्तीफा देंगे तो इनकी इमेज बढ़ेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने जो आंदोलन खड़ा किया अन्ना, उसका सीधा फायदा नरेंद्र मोदी को हुआ? लोगों में जो गुस्सा था वो आप सामने लाए, नरेंद्र मोदी ने उसका लाभ उठाया। नरेंद्र मोदी को आप कैसे आंकते हैं, कैसा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी?
मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जब घूमता हूँ तो लोग बताते हैं कि आपका फ़ायदा नरेंद्र मोदी को मिल गया है। ऐसे लोग कहते हैं, मुझे क्या पता किसको फ़ायदा मिला नहीं मिला, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपका ये आंदोलन हो गया, इसके कारण नरेंद्र मोदी को लाभ मिला। मैं बोला मिला तो अच्छे है, मैं तो शुरू में बड़े अपेक्षा से देख रहा था और ये लोग भी सब बोल रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो मैं भी 8 महीना कुछ बोला नहीं। मैं बोला अच्छे दिन आने वाले हैं, कुछ बोलना नहीं। लेकिन अभी 1 साल 2 महीना बीत गए, वो अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे। फिर तो आपने नुकसान करवा दिया मनमोहन सिंह का। आपने मनमोहन सिंह का नुकसान करवाया, नरेंद्र मोदी का फायदा करवा दिया। मनमोहन सिंह का नुकसान नहीं करवाया, वो लोग गए, अच्छा गए, मैं ऐसे मानता हूँ। इतना करप्शन बढ़ गया फिर भी चुप बैठे। क्या बलिदान की याद रखेंगे? नहीं रखेंगे हम। इतनी बड़ी कुर्बानी हुई। अरे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी जा रहे हैं, फांसी का तख्ता देख रहे हैं, फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म के क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो। किस लिए? हमारे आज़ादी के लिए। तो उनको याद रखेंगे नहीं रखेंगे हम। पर अन्ना, जो आप बात कह रहे हैं मौन, तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं। मोदी जी को भी लोग कह रहे हैं कि ये तो मौन मोदी हैं। मोदी जी को भी लोग कह रहे हैं कि ये तो मौन मोदी हैं, बोलते नहीं हैं, मौन में हैं आपके प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री भी। वो जब मौन में रहते हैं तो वो भाषा जनता को समझ में आती है। जब मौन में, मैं आंदोलन में कई बार मौन किया, तो मैं जब मौन में जाता था तो मेरी भाषा सरकार को समझ में आ जाती और कई प्रश्न छुड़ा देते। मेरा मौन और प्रश्न छूटते सरकार के दरबार। तो कभी कभी मौन की भाषा कई लोगों को समझ में आती है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को मौन रखना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं? मन की बात कहते हैं ना, ऐसी जन की बात भी कहो ओपन। अन्ना, एक सवाल ये है कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन में आपके कई साथी थे, अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया थे, गोपाल राय थे और बहुत सारे किरण बेदी थी, और दूसरी तरफ उसी में प्रशांत भूषण भी थे, योगेंद्र यादव भी थे और उनके साथ आनंद कुमार भी थे। अब वो उसमें भी बंटवारा हो गया, दोनों 2 रास्ते पर चले गए। अब प्रशांत भूषण, आनंद कुमार और योगेंद्र यादव एक स्वराज अभियान चला रहे हैं, किसानों के सवाल को लेकर के देश भर में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन में जाना चाहते हैं। क्या आंदोलन के साथी के बतौर उनको आप देखते हैं? और इन दोनों गुटों में जो एक तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से ही निकले, उसमें से किसके ज्यादा करीब अपने को पाते हैं, किसको ज्यादा नजदीक देखते हैं आप? प्रशांत भूषण को, आनंद कुमार, योगेंद्र यादव को अपने साथ देखते हैं, या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और बाकी लोगों को? इनके लोग मेरे पास आए थे, स्वराज वाले आता अभी जो आंदोलन कर रहे हैं ना, वो मिट्टी के घड़े लेकर जाने वाले हैं लोकसभा के, सब संसद के सामने के। आप इसी मिट्टी से आए हैं, याद रखना। आप ही के आंदोलन की टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप आंदोलन करते थे। और जब मेरे पास आए तो मैं सबको प्रश्न किया, आप जो ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं, क्या अरविंद की नकल तो नहीं होगी? तो मैंने पूछा उनको। वो कह रहे हैं कि आपकी नकल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरविंद की नकल नहीं है, ये अन्ना हजारे की नकल है। नहीं, वो कह रहे हैं, लेकिन मैं उनको पूछा कि जैसे अरविंद ने पार्टी निकाला, ऐसे आप लोग तो नहीं करेंगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? जवाब भी आप बताइए। बोले हम नहीं करेंगे ऐसा। तब आप उनके साथ जाएंगे? जब तक यकीन नहीं होगा तब तक नहीं। आप उनके साथ नहीं जाएंगे? यकीन जब तक नहीं होता तब तक नहीं। हाँ, एक है, अभी पक्ष और पार्टी में नहीं ना, समाज और देश के भले के लिए कुछ करते हैं ना। मुझे जब लगता है कि जो अच्छा काम हो रहा है तो कुछ मैं थोड़ा सपोर्ट कर सकता, लेकिन उनके साथ में नहीं। अन्ना, लेकिन वो आपके आंदोलन में आ जाए तो? नहीं, ऐसे लोगों को आंदोलन में ये फॉर्म भरना पड़ेगा ना, अफिडेविट करके देना पड़ेगा, अफिडेविट करके देना पड़ेगा। फॉर्म भर कर दे दें तो आप उनके साथ रहेंगे? हाँ, अफिडेविट करके अगर दिया तो करेंगे। तो आप करेंगे? अगर वो गए पक्ष पार्टी में तो कोर्ट में खींचूंगा एक एक को।
अन्ना, आपने कहा कि आपको इस बात का अफसोस है कि 2011 में जो आंदोलन खड़ा हुआ था, जिस तरह से लोग बाहर निकले थे, युवा वर्ग बाहर निकला था, अगर वो जारी रहता तो देश की सूरत बदल जाती, बहुत से लोग आंदोलन से जुड़ते। क्या आपको इस बात का अफसोस है कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी बनाने के चलते वो आंदोलन ख़त्म हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरविंद भले गया, आज भी आप देखेंगे रालेगंज सिद्धि में डेली विविध राज्यों से, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, तो यहाँ अलग अलग राज्यों से इतने लोग आते हैं आज भी। लेकिन वो आंदोलन अगर खत्म हुआ तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि उस तरह से आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया? जो 2011 में जो जज्बा दिखा था, जिस तरह से लोग बाहर निकले थे, वो कम हो गया, उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं, इसको जिम्मेदार तो मैं हूँ कि मैं सबके साथ संपर्क नहीं बना पाया, देश में घूम नहीं पाया, तो जिम्मेदार मैं ही हूँ कि मैं किस कारणवश मैं घूम नहीं पाया देश में, लोगों के पास जा नहीं पाया। लेकिन मुझे विश्वास है आज भी, अभी देखो आज भी मैं घूमता, कभी कभी जाता हूँ बाहर, तो ये नवयुवक फ़ोटो के लिए इतने भीड़ करते हैं, पूरा धक्का बुक्की करते हैं। उनके दिल में आशा है आज भी, इसलिए इतने भीड़ करते हैं। वो सेल्फी खींचते हैं। हाँ, सेल्फी खींचते हैं, सेल्फी फोटो जो खींचते हैं। हाँ, क्योंकि उनको एक आदर की भावना है। पर अन्ना, आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे लोग थे आपके इर्द गिर्द जिन्होंने आपको घूमने नहीं दिया? आप क्यों नहीं उनको पीछे हटा के घूमने निकले? कौन थे जो आपको रोक रहे थे? आर्थिक स्थिति के कारण मैं घूम नहीं पाया। कैसे घूम सकता है? पैसे के बिना तो कदम नहीं बढ़ा सकते। अन्ना, आखिर में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप एक नया आंदोलन शुरू करने वाले हैं, नए मुद्दे उठाने वाले हैं 2 अक्टूबर से। आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे, आम लोगों को, युवाओं को, कि भाई मेरे साथ आओ, इस बार हम लोग धोखा नहीं खाएंगे, इस बार हम लोग आगे तक जाएंगे? क्या कहेंगे आप उनको? मेरे साथ आओ, ये मैं मेरे जीवन में किसी को कहा नहीं। मैं हमेशा समाज और देश के बारे में सोचा है। अगर आप चाहते हैं समाज और देश की भलाई करना है तो हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, ये मैं कहा। मेरे साथ आओ ये नहीं कहा, ना कहूँगा भी मैं। जिनको लगता है कि देश के बारे में मुझे कुछ करना है, समाज के बारे में कुछ करना है, तो वो आ जाएंगे, जुड़ेंगे और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आओ ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता है, इसलिए आज तक मैं नहीं कहा मेरे साथ आओ। कोई ज़रूरत नहीं ना, मैं तो हमेशा समाज और देश के बारे में सोचता हूँ। और अब दौर है रैपिड फायर का। अन्ना जी, हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे और 2 ऑप्शन देंगे उन सवालों के, उनमें से आपको एक चुनना है। पर यह वो दौर है जिसमें आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहें तो कह सकते हैं मुझे जवाब नहीं देना है, और 5 में से 3 आपके जवाब सही हुए तो ये एक गिफ्ट है आपके लिए जो आपके काम आएगा। ये कहाँ रखूंगा भाई? ये आपके मंदिर में रहेगा ये। तो मैं शुरू करूं? आपके मुताबिक दिल्ली का बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? अरविंद केजरीवाल या किरण बेदी? आखिर मेरे कहने से नहीं होगा, जनता का कौल है। अगर इनमें से एक को वोट देना हो तो आप किसको वोट देंगे? नहीं, जनता ने जिसको कौल दिया उसको मानना पड़ेगा। अरविंद को जब जनता ने स्वीकारा है तो उसको मानना पड़ेगा। जनतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोकतंत्र के विरोध में कैसे जा? चलिए, आप अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब अरविंद केजरीवाल है। मेरा दूसरा सवाल है कि आपके लिए अच्छे दिन कब थे? जब आप फौज में थे 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, या जब आप रामलीला मैदान में थे और युवा आपके सामने भरे हुए थे? अच्छे दिन आपके लिए दोनों में से कौन से थे? ये जवाब देना मुश्किल है। चलिए इस सवाल को छोड़ देते हैं। आपको अगला सवाल है, आपको हां या ना में जवाब देना है। क्या आपके घर वालों ने कभी आपके लिए शादी के लिए किसी लड़की को तय किया था? हाँ। चौथा सवाल है,
क्या आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? ना। अन्ना, देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा या राहुल गांधी जैसा? दोनों जैसे भी नहीं। आपको राहुल गांधी से क्या परेशानी है? उनको गुस्सा आता है जल्दी, और गुस्सा जिसके दिल में है, जो गुस्सा होता है वो देश का भला नहीं कर पाएगा। इंसल्ट पीने की शक्ति होना, अपमान पीने की शक्ति होना है, तब समाज और देश की भलाई कर सके। और नरेंद्र मोदी? वो सिर्फ आश्वासन देते, करते कुछ नहीं है। इसके कारण ऐसा नेता ठीक नहीं है। कथनी और करने में अंतर नहीं होना। इसलिए मैं एक लेटर लिखा था उनको, आप प्रभु रामचंद्र को मानते हैं, रामायण में एक दोहा आया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने वचन देते हैं लेकिन पालन नहीं होते। ये बात ठीक नहीं है। आपके कथनी और करने में अंतर है, ये मैं लिखा है। तो पर अन्ना, आप बुरा मत मानिए, पर गुस्सा आपको भी बहुत आता है। हाँ, पर आपने तो कहा कि गुस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसा है, गुस्सा अलग अलग प्रकार का होता है। स्वार्थ के लिए जो गुस्सा आता है वो समाज और देश की भलाई नहीं कर पाता। जो स्वार्थ के लिए जो गुस्सा आता है वो समाज और देश की भलाई नहीं कर पाता। लेकिन समाज और देश के भलाई के लिए जो गुस्सा आता है वो सही गुस्सा है। इसे गुस्सा आना चाहिए। और बड़े बड़े को गुस्सा आ गया है, जैसे भगत सिंह ने बम तोड़ा, वो गुस्से के कारण तोड़ा, उसके कारण देश की भलाई हो गई। चलिए अन्ना, ये 5 सवाल थे, आपने 3 का जवाब दिया, तो मैं आपको ये गिफ्ट हैम्पर दे रहा हूँ। अच्छा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इंतजार होगा 2 अक्टूबर का, जब अन्ना हजारे एक बार फिर दिल्ली में आंदोलन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले हफ्ते एक और खास मेहमान। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज।